ओमान ने फॉरेनर्स के लिए जो नेशनलिटी है वो अनाउंस कर दी। तो ये अच्छी खबर है। मैंने कहा कि ये लोग जरा नजर रखें ओमान पे कि ओमान में क्या हो रहा है। उन्होंने ये कहा है कि एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी सर्टेन जोन्स के अंदर है, जिनको वो आईटीसीज कहते हैं या फ्री जोन्स कहते हैं, जो भी उनके नाम है, उस जोन्स के अंदर है, तो प्रॉपर्टी की प्राइस कोई भी होगी, हम आपको रेजिडेंसी दे देंगे। कि जैसे जैसे ये चीज़ थोड़ी सी पॉपुलर होगी, लोगों को पता चलेगा, रश बढ़ना शुरू होगा, तो फिर ये हो सकता है इस पे फिर एक बॉटम थ्रेशोल्ड लगा दें। $34.3 ट्रिलियन की मार्केट हो जाएगी रियल एस्टेट की बाय 2030। इतना काम कर रहे हैं अट्रैक्ट करने में बेस्ट टैलेंट, बेस्ट ब्रेन्स और रिच। कहते हैं हमारे पास आओ, सुकून करो। जब अगर आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी तो एक तो आपको जो है वो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं, अपना भी, वाइफ का भी, बच्चों को आप एडमिट करा सकते हैं स्कूल्स के अंदर। लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सारी चीजें कर दी। गाड़ी खरीद सकते हैं आप वहाँ पे। 2 साल अगर फर्स्ट करें आपने ले लिया, आप गए नहीं, तो आपको 2 साल बाद, 2 साल से पहले जरूर जाना होगा, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगा। ऑलराइट एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अगेन। दिस इज अवर थर्ड पॉडकास्ट, जिसमें हम बात करेंगे जो ओमान की रियल एस्टेट है उसके हवाले से। हम आज थोड़ी और डिटेल्स शेयर करेंगे, प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे कि क्या प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं। हमने पिछली एपिसोड में बात की थी कि ओमान इस वक्त जो है वो हॉटेस्ट जीसीसी रियल एस्टेट मार्केट के तौर पे सामने आ रहा है। अक्सर लोग दुबई को जानते हैं, शारजा को जानते हैं, लेकिन ओमान एक नई मार्केट के तौर पे सामने आ रहा है और इसमें काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अर्ली अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन्वेस्टर्स के लिए। तो आज हम उन प्रोजेक्ट्स पे बात करेंगे कि वो कौन से प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं, क्या उनकी प्राइस पॉइंट्स हैं, क्या उनका पेमेंट प्लान है। और उससे पहले हम जानेंगे कि जो रेजिडेंसी का हमें बेनिफिट मिल रहा है उसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, क्या उसकी कॉस्ट है, उसके ज़रिए आपको क्या-क्या चीज़ें और मिल सकती हैं। तो ज़रा उस पे हम आज रोशनी डालेंगे। तो विदाउट फर्दर ड्यू, अस्सलाम वालेकुम मोहसिन भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं यासीन आप? बिल्कुल ठीक-ठाक, सब खैरियत है। तो मोहसिन भाई, हमने पिछली 2 एपिसोड में कवर कर लिया कि भाई ओमान की जो एक यूनिकनेस है, वो कहाँ स्टैंड करती है कंपेयर टू अदर जीसीसी स्टेट्स, और उसकी वजह से जो उनका एक परसेप्शन है इमिग्रेंट्स के हवाले से वो बिल्कुल डिफरेंट है। और उसकी जो की लोकेशन है, उनका पोर्ट है, उनकी जो कोस्ट लाइन है उसके हवाले से तो बहुत सारी प्लस पॉइंट्स हैं ओमान के रीजन के हवाले से। और अब क्योंकि वो खोल रहे हैं अपना कंट्री इमिग्रेंट्स के लिए, फॉरेनर्स के लिए, तो ऑफ कोर्स काफ़ी इन्वेस्टमेंट इसमें आएगी, कैपिटल फ्लो होगा, तो एक बूम सा क्रिएट होगा। और जो कोई भी इस अर्ली वेव को कैच कर ले तो ऑफ कोर्स आप उसमें फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये तो हमने जान लिया लास्ट 2 एपिसोड्स में। अब आप ज़रा ये बताइए कि अगर कोई इस राउट के ज़रिए रियल एस्टेट बाय करता है, तो वो जो रेज़िडेंसी का एलिमेंट है, उस पे थोड़ा-सा रोशनी डालें कि भई वो किस तरह मिलती है? क्या प्रोसेस है उसका? उसकी क्या कॉस्ट है? और उसके ज़रिए आपको और क्या-क्या चीज़ें मिल सकती हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप रेज़िडेंसी के वीज़ा के ऊपर काम तो कर नहीं सकते, जॉब तो कर नहीं सकते, ठीक है ना? लेकिन इसके अलावा क्या आप बैंक अकाउंट खोल सकते हैं? क्या आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल सकता है? क्या आपको टेलीफ़ोन नंबर मिल सकता है? क्या अपने बच्चों को स्कूल भेज सकते हैं? इन तमाम चीज़ों पे ज़रा आप रोशनी डाल दीजिए। अच्छा, पहले तो मैं चीज़ को क्लियर कर दूँ कि जब आप वहाँ पर होंगे, रेज़िडेंसी आपके पास होगी और वहाँ रह रहे होंगे, तो आप बिज़नेस रजिस्टर करा सकते हैं, अच्छा। राइट? तो अगर आपको अपना बिज़नेस करना है, तो आप जाइए, रजिस्टर कराइए और बिस्मिल्लाह कर लीजिए। जिस तरह आप किसी भी क कंट्री में अगर होंगे, तो हुँ, आप अपना हुँ। बिज़नेस चला सकते हैं। सही है। अच्छा, हाँ, अगर आपको काम करना होगा, तो किसी भी एम्प्लॉयर के पास जाएँगे, इंटरव्यू देंगे, तो वो आपसे ये नहीं पूछेगा कि तुम किस अकामे के ऊपर हो, क्या कुछ हो, वो आके आपका इंटरव्यू ले लेगा। और हुँ, इंटरव्यू के हुँ। बाद क्या कहेगा, मुझे आप बड़े पसंद आए, मैं आपका वीज़ा करा देता हूँ, जो कि एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है वहाँ पर। सो हुँ, रेज़िडेंसी जो हम ग्रीन कार्ड समझते हैं या यूके की पीआर समझते हैं, उससे अगर हम उसको कंपेयर करते हैं, तो वो काफ़ी हद तक सिमिलर है। लेकिन ये कि स्टेट क्योंकि यहाँ पे टैक्सेस लेती है, यूके के अंदर और कनाडा के अंदर टैक्सेस लेती है, तो वो पे बैक करती है थ्रू एजुकेशन और मेडिकल, इसके थ्रू पे हुँ। बैक करती है, राइट? वहाँ पे तो वो ठीक है। आपसे टैक्स नहीं लेते। जब टैक्स नहीं है, तो वो आपसे ये कह रहे हैं कि भई ये रेज़िडेंसी हम आपको दे रहे हैं थ्रू एक इन्वेस्टमेंट, जो आपने अपने पैसे लगाए इस मुल्क के अंदर, हम उसके रिटर्न हुँ, कह रहे हैं कि आप आइए और हमारे पास रहिए, नंबर 1। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं, तो बिज़नेस रजिस्टर कराइए और काम स्टार्ट कर दीजिए। और अगर आप कहते हैं नहीं बिज़नेस नहीं करना, मुझे तो जॉब करनी है, तो आप चले जाइए एम्प्लॉयर्स के पास और उनसे कहिए सर मैं इंटरेस्टेड हूँ जॉब करने में, तो मैं हूँ क्वालिफाइड कैंडिडेट हूँ, आप मुझसे मिल लीजिए, मेरे टेस्ट ले लें, एग्ज़ाम कर लें, जो भी कुछ करना है कर लीजिए और अगर मुझे अच्छा लगता हूँ, तो मेरा वीज़ा करा दीजिए। सो हुँ। जो है ना कि वो इस रेज़िडेंसी पे हम काम कर सकते हैं, नहीं कर सकते मीन्स कि अगर आप कैपेबल होंगे और आपको नौकरी मिल जाएगी, तो कोई इश्यू नहीं है इस चीज़ का। अ, अच्छा। ये एक और पॉइंट है। हुँ। लेट्स से अगर किसी को जॉब ऑफ़र हो गई, अब जब उसका वीज़ा चेंज होगा, तो क्या वो जो रेज़िडेंसी का वीज़ा है वो कैंसल हो जाएगा या उसके ऊपर वो नया वीज़ा मिलेगा? उसमें क्या टेक्निकलिटीज़ होती हैं? वो उसमें ये होता है कि लोगों ने एज़ अ बफर लिया हुआ होता है, यानी एज़ अ हुँ, अम्ब्रेला, सॉरी नॉट बफर, अम्ब्रेला लिया होता है,
कि लोगों ने ना, जो बहुत सारे लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं वहां पे, वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर रहे हैं कि कल कल को अगर हमारी जॉब चली जाती है तो जॉब के बाद तो मैं स्टे नहीं कर सकूंगा इस कंट्री के अंदर, क्योंकि हम्म मेरा वीजा कैंसिल हो जाएगा जॉब के बाद। तो हमने प्रॉपर्टीज ले ली हैं, तो प्रॉपर्टीज जब ले ली हैं तो अब हम रहेंगे इसी मुल्क में ही। अगर जॉब चली भी जाती है और फिर दूसरी जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, कोई जॉब हमें मिल जाएगी तो हम कंटिन्यू करेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपने कहा कि वो आपका वीजा जो है वो उसको कैंसिल करेंगे और वो आपको एक नया वीजा इशू कर देंगे। इसीलिए अब तक जो भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं उसमें मैं लोगों को जो रिकमेंड कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ कि आप ज्वाइंट ओनरशिप पे लीजिए, अपनी अपनी वाइफ की ज्वाइंट ओनरशिप के ऊपर लीजिए, ताकि एक दफा आपके जब सबके वीजे लग जाते हैं तो अगर आप बिजनेस करते हैं या अगर आप जॉब करते हैं वहां जाके, तो आपको अपनी फैमिली का वीजा चेंज ना कराना पड़े। हम्म फैमिली का वीजा वो वहीं रहेगा, क्योंकि वो ओनर है ना, को ओनर है आपकी आपकी बेगम, तो वो वीजा उनके साथ कनेक्ट हो जाएगा बच्चों का, तो उनको बार बार स्विच नहीं करना पड़ेगा। तो ज्यादातर जो राइट लोग ले रहे हैं वो ज्वाइंट ओनरशिप पे ले रहे हैं। अच्छा, इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, खुशखबरी है कि अभी कल ही की खबर थी कि ओमान ने फॉरेनर्स के लिए जो नेशनलिटी है वो अनाउंस कर दी है। अच्छा ये तो हाँ, एज एज अ फर्स्ट हम्म स्टेप, ऑब्वियसली हम्म फर्स्ट स्टेप, जो लोग वहां रह रहे हैं, कुछ 15 सालों से जो रह रहे हैं, उनके लिए उन्होंने अलाउ किया कि आप आइए, आपको अरबिक पूरी आनी चाहिए, राइट, फ्लुएंट होने चाहिए, सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशन उन्होंने लगा दी हैं, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम दे रहे हैं। और इसमें मैं तो हम्म, बिल्कुल भी हैरान नहीं हूं, क्योंकि ये मुल्क जो है अब ऑयल के ऊपर तो नहीं खड़े हुए, आगे हाँ इनको चेंज करना है। चेंज करने के लिए उनको चाहिए कि अच्छे लोग उनके पास जमा हो। तो इसी तरह के नए नए मॉडल्स आते रहेंगे और चीजें चेंज होती रहेंगी। ये ओमान के हिसाब से बहुत बड़ी खबर है हाँ ये कल की। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है क्योंकि जो भी अभी ये जो वीज़ा का सिस्टम है ना, पासपोर्ट वीज़ा, ये कितना पुराना है? 50 साल 60 साल पुराना होगा, है ना? उससे पहले तो फ्री ओपन बॉर्डर्स हुआ करते थे, जिसको जहाँ जाना चले जाए, जहाँ जाके रुकना है रुक जाए। ये जो वीज़ा पासपोर्ट का चक्कर आया, ये तो 40-50 साल वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आया है ना? तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस पे हैरानी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सिस्टम चेंज होते रहते हैं टाइम के साथ-साथ। अब वक़्त बदल रहा है, हमने ऑयल का बूम देखा, अब ऑयल जो है वो स्टैग्नेंट हो गई है उसकी ऑयल की इकॉनमी। तो अब ज़ाहिर-सी बात है वो डाइवर्सिफ़ाई करेंगे। अब डाइवर्सिफ़ाई करने के लिए उनको लोग चाहिए, पैसा चाहिए, टैलेंट चाहिए, तो ये तो होगा ज़बरदस्त। सिटीजनशिप आपकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उनकी है। हुँ। सिटीजनशिप उनकी मजबूरी है। हाँ, दैट बिल्कुल ऐसे ही जैसे यहाँ पे यूएस में इमिग्रेशन हम समझते हैं कि हमें इनको बड़ा प्यार है हमसे, ये डाइवर्सिफ़ाई करना चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑफ इनकी अपनी कोर्स। मजबूरी है कि उनको टैक्स पेयर चाहिए, वर्किंग एज ह्यूमन कैपिटल चाहिए जो आके टैक्स भरे, ताकि वो कंटिन्यू अपना हेल्थ केयर चलाते रहें, पेंशन देते रहें, तो उनकी भी मजबूरी है। हाँ हाँ, तो हाँ, और ये अच्छा होता है कि जब जो रिलेशनशिप होती है वो टू वे होती है। ये बहुत अच्छी बात है। हुँ, आप उनकी जरूरत है तो वो आपको सर्व कर रहे हैं। खुशी से कौन किसी को सर्व करता है? अब बिल्कुल, जरूरत नहीं होगी तो सर्व नहीं करेंगे। तो इसी तरह से बिल्कुल। अब उनकी जरूरत आहिस्ता आहिस्ता उस कंट्री की बनते जा रही है। बट प्लीज नोट कीजिए कि पीछे 50 सालों के अंदर कुछ और कल्चर था, कुछ और डायनामिक्स थे। वो अपना स्वीट टाइम लेंगे चेंज होने में, है ना, हुँ, जिफी नहीं चेंज हो जाएंगे कि जी कल तोड़ दी परसों खोल दिया, ऐसा कुछ सिलसिला नहीं है। और ये सब के सब जो जो जगहें हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही हैं। आज हम 20 साल पुराने दुबई को देखते हैं और आप कहते हैं देखो दुबई कहां से कहां आ गया। वो 20 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है वो माइंडसेट की ट्रांसफॉर्मेशन है, और वो माइंडसेट की ट्रांसफॉर्मेशन हर जगह की यूनिक है। तो ओमान एक बिल्कुल डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, लेकिन उनके लिए बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है। हुँ, सऊदी अरेबिया इटसेल्फ एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहा है, जो कि छोटी मोटी किसी हिसाब से इनको छोटी मोटी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल। कल्चर, रिलीजन, द वे दे वर्क, एवरीथिंग इज चेंजिंग, द वे दे ट्रीट कस्टमर्स। अभी मेरी बात हुई थी सुबह सऊदी अरेबिया, हाँ, कह रहे यार मैं बता नहीं सकता कि मुझे तो यकीन कभी भी नहीं आता मैं सऊदी अरेबिया में हूँ। इतना चेंज हो गया हाँ, सऊदी अरेबिया पहले से अब तक। सो अब बिल्कुल। ये चेंजेस में आ रहे हैं, तो अब यहाँ पे आपको एक विजन देखना है उनका, और उनकी जरूरत को समझना है। अगर आप उनकी हुँ, जरूरत को समझेंगे तो आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि जो वहां के सुल्तान हैं या जो किंग्स हैं वो किन चैलेंजेस से गुजर रहे हैं। उन चैलेंजेस पे अगर आपको यकीन है कि इन्होंने सॉल्व करने ही चैलेंजेस, तो फिर आप उनके पीछे पीछे चलेंगे, और जैसे वो दुबई बना था तो इस तरह से दूसरी जगहें भी स्टैब्लिश हो जाएंगी। हुँ, लेकिन अगर आप ये देखेंगे कि जी 5 साल पहले क्या होता था, 8 साल पहले, क्योंकि मेरी बड़ी लोगों से बातचीत चल रही है ओमान के सिलसिले में, और मुझे जो
बार बार वो जो नजर आती है चीज, वो ये नजर आती है यार 6 साल पहले ये होता था, 8 साल पहले ये होता था, ये तो ऐसा है, ये तो ऐसा है। और मैं उनसे कहता हूँ यार, प्री एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान और पोस्ट एमबीएस मोहम्मद बिन सलमान, कोई यकीन कर सकता है सऊदी अरब में जो ये चेंज आज से कोई 7-8 साल पहले बहुत ज़्यादा चेंज आ गया अब तो। आ गया ना। लेकिन अगर आप वहां खड़े हुए होते शुरू में, आप कहते ये कहाँ चेंज होंगे, क्यों चेंज होंगे? 2017-18 में सब लोग वही बातें कर रहे थे जो आज ओमान के बारे में हाँ, लोग वो लोग कहते कर हैं रहे ना हैं। रीसेंसी बायस, कि आपने जो लास्ट 10 इयर्स में देखा है आप समझेंगे कि नेक्स्ट 10 इयर्स में भी यही होगा। और हिस्ट्री रिपीट करती है, ये भी एक हाँ। बायस है। कितना आसान है कह देना यार हिस्ट्री तो रिपीट करती है। भाई हम्म, हिस्ट्री रिपीट जो है वो एक सर्टेन बेसिस के ऊपर करती है। अगर आप सर्टेन बेवकूफियां करते रहेंगे तो हिस्ट्री रिपीट हम्म, होती रहेगी। लेकिन अगर हिस्ट्री रिपीट हो रही होती हर तरह से, तो दुनिया इतनी इवॉल्व नहीं हम्म, कर चुकी होती। तो वो इवॉल्व किया है दुनिया ने। एनीवे, अच्छा, तो ये अच्छी खबर है। मैंने कहा कि ये लोग जरा नजर रखें ओमान पे कि ओमान में क्या हो रहा है, अगर वो हम्म। देखना चाहें कि ओमान में क्या चेंजेस आ रहे अच्छा, ये जो उन्होंने ऑप्शन ओपन किया ये सिर्फ उन लोगों के लिए जिन्होंने 15 इयर्स गुजार लिए ओमान में, हैं। जी 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 जी, है ना? वो हाँ, हैं या ठीक जिन्होंने है, शादियां की हुई हैं ओमानियों से और उनके बच्चे ठीक है। हैं इस तरह के ना, तो उन्होंने एक मतलब सिटीजनशिप लॉ के ऊपर काम हुआ है। हम्म। ये बहुत बड़ी बात जो है। ये कि बहुत पूरे बड़ी न्यूज जीसीसी है। में मतलब ये एक यूनिक चीज़ है, यानी कि अभी तक किसी अरब कंट्री ने ऐसा ऑप्शन दिया नहीं। तो अगर ओमान कर रहा है तो दैट मीन्स दैट्स अ बिग थिंग। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक तो ये वाली खबर है। ऐसे दूसरी बात, हम रेजिडेंसी पे आ जाते हैं। जैसे मैं बता रहा था आपको, रेजिडेंसी जो है वो जो ओमान का सबसे यूनिक फैक्टर है इस पूरी जीसीसी के अंदर, वो ये किया है कि उन्होंने रेजिडेंसी का जो जो एक बॉटम था ना कि जी मिनिमम कितना चाहिए, हम्म, मिनिमम कितना चाहिए, वो उन्होंने रिमूव कर दिया है। उन्होंने ये कहा है कि एज लॉन्ग एज प्रॉपर्टी सर्टेन जोन्स के अंदर है, जिनको वो आईटीसीज कहते हैं या फ्री जोन्स कहते हैं, जो भी उनके नाम है, उस जोन्स के अंदर है, तो प्रॉपर्टी की प्राइस कोई भी होगी, हम आपको रेजिडेंसी हम्म, दे देंगे। अब वो प्रॉपर्टी सही प्राइस है। $100,000 की है, वो प्रॉपर्टी की प्राइस जो है $77,000 की है, वो जो भी प्राइस होगी। तो इस वक्त कोई और जीसीसी कंट्री के अंदर इतनी चीप इन्वेस्टमेंट से इतना आप इतना रिलैक्स नहीं है। रेजिडेंसीज हाँ, नहीं ले सकते। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये चीज़ थोड़ी सी पॉपुलर होगी, लोगों को पता चलेगा, तो रश बढ़ना शुरू होगा, तो फिर ये हो सकता है इस पे फिर एक बॉटम थ्रेशोल्ड लगा दें, वो तो डिमांड सप्लाई का है ना? सिलसिला है ना मेरे भाई। हम्म, जब अभी अभी उनको जरूरत है तो उन्होंने पैसे कम किए हुए हैं, फिर बिल्कुल। जब उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी तो वो फिर थ्रेशोल्ड इंक्रीज कर हम्म, देंगे। तो ये तो डिमांड राइट। सप्लाई का है, और अपॉर्चुनिटी हमेशा टाइम बाउंड होती है। बिल्कुल। हमेशा टाइम हमेशा तो बाउंड नहीं होती रहेगा है। ये। और हमेशा आपको ये डाउट हो रहा होता है कि मैं करूं या ना करूं, मैं हाँ, करूं या ना करूं। लेकिन जब वो एनालिसिस पीरियड करा गुजर रहे जाता हो है तो रहे हैं आप लोग। कहते हैं अरे हाँ, यार उस वक्त कर लेते। एग्जैक्टली। अरे अब ऐसा ही है भाई ना, ये जैसे कैनेडियन अपॉर्चुनिटी। इमिग्रेशन जो है पिछले 20 साल से इतनी ओपन थी कि जो बंदा अप्लाई करता था उसको हो जाता था बड़ा इजीली। अब नहीं हो रहा। अब उन्होंने काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया इसको। और मैं खुद जानता हूँ कुछ लोगों को जो पाकिस्तान से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन अब उनका पॉइंट्स नहीं बन रहे, क्योंकि उन्होंने इसकी पॉइंट्स को बढ़ा दिया है। और जो पहले रिलैक्सेशन थी अब वो नहीं है। तो चीज़ें हर दफ़ा जो है ना एक जैसी नहीं रहती। If you are an investor in the US, in Canada, or in Europe, and you are considering investing into Dubai real estate market, this video is for you, because we have a platform called Stake, which allows you to invest into the residential real estate market and start earning rental income right away without going through a lengthy documentation process or coming up with a heavy down payment. Stake is built upon the concept of crowdfunding. So it is democratizing the entire investment strategy and allows you to own a single unit of the entire investment portfolio. So you don't have to own the entire property, right? You can be part of the pool that can actually own a piece of property, a piece of real estate. So that allows you to start with as low as 2,000 dirhams, and you can slowly ramp up. So as you start investing into it, you can not only own a bit of real estate, but you also get a portion of the rental income on monthly basis. So it's a passive investment strategy, diversifying your portfolio from traditional North American or European markets into Dubai, which is hustling and bustling and growing very fast, and it allows you to build your wealth over time. So don't delay. There is a link down there in the description. If you click on this, it will give you free 200 dirhams in your account right away to start with, and you can thank me later. यासीन, ये 93 से चल रही है। मुझे याद है। मैंने 98 में अप्लाई किया था।
कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए, और मैंने 2 विजिट्स भी किए थे वहाँ के, ऑल्दो के मैं यूके में था तो मैंने फिर वो छोड़ दी थी, लेकिन मतलब वो चली जा रही थी क्योंकि उनको जरूरत थी। अब वक्त चेंज हो रहा है तो वो कहते हैं अब हमें इतने लोग नहीं चाहिए, तो वो बिल्कुल विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है और वही देखनी होती है आपको। बिल्कुल और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, और मुझसे बड़ी रेलेवेंट बात है ये, क्योंकि टेलीकॉम में तो मुझे नहीं पता मैं क्यों आया, नहीं पता, किसी ने कह दिया, कोई मिल गया, जॉब हो गई, हम्म, वो उस वक्त एंटर हुए थे 97 में, हम्म, राइट? कौन टेलीकॉम, कौन सी टेलीकॉम, मेकशिफ्ट ऑफिस, कौन सी टेलीकॉम, कौन सा फ्यूचर 97 में टेलीकॉम का। लेकिन जब 2007 में मैंने छोड़ी तो वो डिजिटल चल पड़ा था। उस हम्म, वक्त भी क्या कर रहे हो, करियर क्या है, ये कैसे छोड़ रहे हो वो। और अब तीसरी यही सेम सिचुएशन मेरे लिए, तो तीसरा वो है ये। और मुझे क्योंकि पता है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता, वरना लोग मुझसे ये कह रहे होते ये इतनी जल्दी कैसे उठा लेते। मैंने कहा यार ये हम्म, मेरे साथ 2 दफा हो चुका है पीछे, ये मेरे साथ तीसरी दफा हो रहा है। और आप सोचे मैंने सब कुछ इस वक्त लगाया हुआ है, ये करना है, ये करना है, ये देखना है, रिसर्च हो रही है, क्यों क्यों? इसलिए कि ये अपॉर्चुनिटी है, इसलिए कि हम्म, जीसीसी की अपॉर्चुनिटी है, दुबई की नहीं, पूरे जीसीसी की अपॉर्चुनिटी है। इतनी ह्यूज बिल्कुल अपॉर्चुनिटी है कि ये मार्केट 34.3 ट्रिलियन डॉलर की हो जाएगी बाय 2030। 34.3 ट्रिलियन डॉलर की मार्केट हो जाएगी रियल एस्टेट की हम्म, बाय 2030। इतना काम कर रहे हैं अट्रैक्ट करने में बेस्ट टैलेंट, हम्म, बेस्ट ब्रेन्स और रिच पीपल। कहते हैं हमारे पास आओ, सुकून से रहो। एनीवे, तो हम्म, रेजिडेंसी की हम बात करते हैं कि फायदे क्या हैं रेजिडेंसी के। रेजिडेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा जो फायदा है वो ये कि 2 साल तक आप एक रेजिडेंसी पे रहेंगे, फिर ये रिन्यू होती रहेगी। एज लॉन्ग एज ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर है, वो डिफॉल्ट चलता रहेगा, साथ साथ। अच्छा, अच्छा जब अप्लाई करेंगे आप तो उसकी जो फीस है एक वीजे की, फर्स्ट कैन सिर्फ आप करते हैं अपने लिए, तो 50 रियाल की फीस है। 50 रियाल मीन्स 500 दरम। 500 दरम कितने हो गए डॉलर्स? $150, $200, कुछ इतने इतने डॉलर की पर पर्सन हम्म, की उसकी कॉस्ट है। तो अगर फैमिली ऑफ 4 है तो 2000 दरम, यूएई दरम की बात कर रहा हूं, उसमें आपका जो है वो वीजे लग जाएंगे। लेकिन अगेन ये बातें क्योंकि अभी अभी चल रही हैं, तो मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आने वाले वक्त में ये महंगी हो जाएंगी चीजें। हम्म, मैं बिल्कुल नहीं हैरान होऊंगा, क्योंकि मैंने एक चीज बड़ी नोट की है। दुकुम मेरा आना जाना लगा हुआ है, दुकुम में जो जो टैक्स है प्रॉपर्टी का, वो पिछले 2 साल से कम हो रहा है। अच्छा जब मैं सी गया क्या था वजह है कि वहाँ पे अभी 2 साल इतनी में, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रही वो अट्रैक्ट कर रहे हैं ना लोगों को। अच्छा हम्म कोर्स नहीं नहीं हो रही तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, अट्रैक्ट करने के लिए हम्म वो 3% से उठ के 0.5% पर आ गए, हम्म राइट? तो वो बैरियर्स हटाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, हटाए जा रहे हैं, अच्छा हटाए जा प्रॉपर्टी रहे टैक्स में याद आया कि ये तो कमर्शियल हो गया ना दुकान की आप बात कर रहे हैं तो क्या रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पे प्रॉपर्टी टैक्स है वहाँ हैं। पे देखिए, ये टैक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये वो टैक्स है जैसे डीएलडी का सुना है आपने दुबई में, दुबई लैंड बिल्कुल डिपार्टमेंट, ये टैक्स है ना हाँ 4% का। अगर आप कोई हाँ प्रॉपर्टी लेंगे तो 4% टैक्स आपको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। हाँ ये इसी तो तरह हम यहाँ पे इसको कहते हैं लैंड ट्रांसफर टैक्स या यूके में कहते हैं स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी, ये मैं हाँ स्टैम्प ड्यूटी की बात कर रहा हूँ, ओमान की, दुकुम की। ठीक है स्टैम्प ड्यूटी पहले 3% थी, अब 0.5% है। सही है सही। इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी के हवाले से एक्सपेंस होता है जैसे प्रॉपर्टी मेंटेनेंस या कोई भी और एक्सपेंस जो का आपने देना है अगर प्रॉपर्टी बाय जी करते जी हैं जी, वो तो जैसे बिल्डिंग मेंटेनेंस का सिलसिला है, तो अगर आपने कोई हम्म बिल्डिंग्स ली, अगर कोई अपार्टमेंट्स वगैरह लिए हुए, तो जो भी एक कॉस्ट होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। बट ये ठीक कि है क्योंकि ओमान अभी नया नया है, तो उनकी जो जो मेंटेनेंस कॉस्ट है वो इतनी सब्सटेंशियल नहीं है जितनी दुबई की है। दुबई तो हम्म 20-20 25-25 दरम पर स्क्वायर फीट तक पहुंच चुका है दुबई। तो अब ओमान जो है वो ऑब्वियसली अभी तो 10 दरम से नीचे होगा। और इवन हम्म अगर आप कहीं विलास विलास लेते हैं, कुछ लेते हैं, तो और सस्ता सस्ता होगा। अच्छा तो वो बहुत फर्क है उन उसके उसके अंदर। और अच्छा, जब अगर आपको रेजिडेंसी मिल जाएगी तो एक तो आपको जो है वो बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं आप, अपना भी, वाइफ का हम्म भी। दूसरा, बच्चों को आप एडमिट करा सकते हैं स्कूल्स के अंदर। तीसरा, ऑब्वियसली हर काम करने के लिए जैसे आईडी आपको वो चाहिए, सिम चाहिए, तो उसके आईडी के लिए आपको वो दिखाना होगा, तो वो आपको ऑब्वियसली हम्म फोन शोन। तो लिविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने सारी चीजें कर दी, गाड़ी खरीद सकते हैं आप वहां पे। और अगर वहां कोई काम कर रहे हैं इस स्टेज के ऊपर, तो ऑब्वियसली फिर मॉर्गेज भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग कि अगर वहां काम कर रहे हैं अभी तो।
क्योंकि ओमान अभी इतना एडवांस नहीं हुआ कि आप कहीं और काम कर रहे हैं तो आपको वो मॉर्गेज मॉर्गेज दे दें यहाँ पे, जैसे कि अच्छा, दुबई ने स्टार्ट कर दिया यानी है। कि अगर आपकी फॉरेन इनकम है तो वो उसको कंसीडर नहीं करेंगे वो मॉर्गेज के लिए? अब देखिए ओमान की मार्केट ना पहली दफा इतने लोगों से एक्सपोज हो रही है। हुँ, दुबई की तो ऑलरेडी हो चुकी है। इसका तो मतलब अभी वो दुबई तो अर्ली डेज़ में है। हुँ, अर्ली डेज के अंदर है। तो हुँ, दुबई में तो 50% अगर रेडी टू मूव कोई प्रॉपर्टी है तो 50% के ऊपर आपको मॉर्गेज दे देंगे। 50% ठीक है। आप पे कीजिए उसका, 50% के ऊपर मॉर्गेज मिल जाएगा और आपकी जो इंटरनेशनल इनकम है उसका वो ऑडिट करेंगे, ऑडिट करके कहेंगे कि हम आपको दे देंगे। ओमान इज इन अर्ली डेज। हुँ, अभी उन्होंने मॉर्गेज वॉर्गेज जो है वो नहीं देना शुरू किया, लेकिन मैंने कहा इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। जब ये चीजें चेंज होंगी तो आने वाले वक्त में वो भी एडअप हो जाएगा। तो रेजिडेंसी के ये फायदे हैं। 2 साल अगर फर्ज करें आपने ले लिया, आप गए नहीं, तो आपको 2 साल बाद, 2 साल से पहले जरूर जाना होगा, अदरवाइज वो एक्सपायर हो जाएगी। हुँ, और फिर अच्छा, जब जाएंगे वहां पे तो वो आपको अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कराने होंगे, डॉक्यूमेंट सबमिट हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के सबमिट हो जाएंगे तो फिर रिन्यूअल हो जाएगा वहां पे। हुँ। और रिन्यू के लिए इसका मतलब आपको फिज़िकली वहाँ होना ज़रूरी है। आप जी, 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 यहाँ जी। से ऑनलाइन रिन्यू नहीं कर अभी सकते। तक तो है ये, अभी तक तो ठीक है। है, अभी तक तो है। तो क्योंकि रेजिडेंसी जैसे दुबई में है ना कि जो उनका गोल्डन वीज़ा है, उसके लिए कोई शर्त नहीं है कि आपको कितना अरसा वहाँ रहना है। आप भले ही जो है वो 2 महीने रहें फिर चले जाएँ वापस। हाँ, वो तो उन्होंने 10 साल के हुँ, लिए आपको इमिग्रेशन फ्री, वीज़ा फ्री, आओ 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 आओ, नहीं आओ, मत आओ, 10 साल तक फ्री वो हुँ, कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा यार 10 साल तक हम तुमसे बातचीत नहीं करेंगे, जो मर्ज़ी करो इस 10 साल के हुँ। पीरियड के अंदर। यही उन्होंने फ्रीडम दिया हुआ है वहाँ पे दुबई में। हाँ, सही। अच्छा, आपने लास्ट टाइम ज़िक्र किया था कि जीसीसी में एक कॉमन वीज़ा भी आने वाला है, जिस तरह यूरोप में शेंजन वीज़ा होता है। तो उसके हवाले से आपके पास कोई मज़ीद अपडेट्स हैं कि अगर रेज़िडेंसी वीज़ा मिलता है किसी को ओमान में, तो क्या उसकी बेस पे वो कॉमन वीज़ा ले सकता है और कॉमन वीज़ा के ज़रिए वो काम या ट्रैवल कर सकता है जीसीसी अच्छा, कंट्री में? अच्छा, ये जो वीज़ा आ रहा है ना, ये बेसिकली ट्रैवलर्स के लिए आ रहा है। मतलब अगर अच्छा, आप ट्रैवलर्स के लिए। हाँ, हुँ, ट्रैवलर्स के लिए, मतलब अगर आप कहते हैं जी मुझे मुझे मस्कत जाना है, तो आप जब ओमान का वीज़ा लेंगे, जो भी लेगा, हुँ, वो उसी सेम वीज़े के ऊपर कतर चला जाएगा। उसी सेम वीज़े के ऊपर यूएई चला जाएगा। ठीक है। तो एक तरह का ईयू टाइप नहीं है, शेंगेन टाइप। शेंगन वीज़ा, हाँ। तो एक वीज़ा लिया, सऊदी अरेबिया का लिया हुँ, और 6 की 6 स्टेट्स घूम ली। हर कंट्री ठीक के है। ऊपर जाके खड़े नहीं हुए कि यार मेरा भी मुझे वीज़ा लगा दो। एक तो ये। दूसरी ये कि जिन लोगों की ऑलरेडी वहाँ रेज़िडेंसीज़ लगी हुई हैं, वो उन्होंने एक फॉर्म फिल करना होता है, जाने से हुँ, पहले। फॉर्म वेबसाइट है, उसपे आप भर दीजिए कि जी मुझे मैं जा रहा हूँ इतने दिनों के लिए, तो एक फॉर्म है, फिल कर दीजिए। तो वो जो है ना सिर्फ़ ये चेक करते हैं कि आप यहाँ से कुछ मतलब हैंकी-पैंकी करके तो भाग तो नहीं रहे। राइट? तो बॉर्डर जो है हुँ, वो ये कंट्रोल करता है कि कोई बैंकिंग का कोई मसला तो नहीं है, कोई पुलिस का कोई मसला तो नहीं है। ये सिर्फ चेक करता है वो जब आप सबमिट करते हैं। एक दफा हुँ, वो हुँ, क्लियर हो जाता है तो फिर आप निकल जाइए वहां पे। और सही। 30 डेज आप किसी भी जगह रह सकते हैं ओमान से अच्छा। निकल के, यूएई में 30 डेज रह हुँ, सकते हैं। और अगर आप एक्सटेंड कराना चाहें तो 60 डेज तक आप उसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो टोटल 60 डेज आप जिस कंट्री की भी रेजिडेंसी लगी हुई है उससे बाहर आप रह सकते हैं। तो इंटरनली ठीक तो है। वैसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब आजकल पाकिस्तानी वीज़े को प्रॉब्लम आ रही है, वो जो यूएई मैंने थोड़ा सुना था कि पाकिस्तानी वीज़ाज़ पे उन्होंने बैन लगा दिया है। हुँ, हुँ, तो वो थोड़ा-सा उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट्स को हर जगह ही रोक दिया है, ताकि जो भी उनको उनके मसले हैं उनको हुँ, सॉल्व करें। तो ये है ठीक है। सिलसिला वहाँ का। तो ये हो गई बात रेज़िडेंसी की। रेज़िडेंसी का कोई और आपके ज़हन में सवाल है, जिसको मैं एड्रेस करूँ? अम, नहीं, बस यही था। अच्छा, हाँ, एक चीज़ मैंने उस पूछी थी हेल्थ केयर के हवाले से। अगर आपने हेल्थ के हवाले से जो वहाँ का हॉस्पिटल सिस्टम है वो यूज़ करना है, तो उसका क्या तरीका है? फ़िलहाल मेरे ख़्याल में हमने जब लास्ट टाइम बात की थी तो हमने कहा था कि अभी इंश्योरेंस तो वहाँ उस तरह से अवेलेबल नहीं है। तो आपको फिर अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा जब कभी भी आपको जाके। इंश्योरेंस है अवेलेबल, लेकिन ऑब्वियसली मैंने कहा ना कि दरअसल वो मार्केट खुल रही है तो इंश्योरेंस प्रोवाइडर हुँ, अब बढ़ेंगे, जैसे जैसे बढ़ेंगे तो रेट कम हो जाएगा। तो आई थिंक कितना था 84 रियाल, 8 साढ़े 800 साढ़े 800 की इंश्योरेंस है पर मंथ की। दरम की बात अच्छा। कर रहा हूँ मैं। की इंश्योरेंस है, आई थिंक 80-84 ओमानी रियाल की इंश्योरेंस है, या फैमिली ऑफ 4 की, हुँ, 4 लोगों की इंश्योरेंस है। बट ये कि जैसे मैंने कहा कि मार्केट क्योंकि बढ़ रही है, ये ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, तो कुछ प्रोवाइडर्स और आ जाएँगे तो इंश्योरेंस और हाँ, कम हो ठीक है, जाएगी। लेकिन इंश्योरेंस है अवेलेबल, ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस नहीं है। सही है। ठीक है, चलें, हमने रेज़िडेंसी की बात कर ली, अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स पे। तो अब आप ज़रा थोड़ा-सा जो भी आपकी रीसेंट कलेक्शन है, अभी आप गए थे वहाँ, तो बताइए कि वो प्रोजेक्ट्स कैसे हैं, कहाँ हैं? और उसको आप एयरबीएनबी के हवाले से भी कवर कीजिएगा कि अगर किसी ने लेट्स से वहाँ रहना नहीं है अभी, अभी उसने सिर्फ़ वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। अगर हम रेडी प्रॉपर्टी बाय करते हैं,
तब तो हमें राइट अवे रेजिडेंसी मिल जाएगी ना। लेकिन अगर आप ऑफ प्लान बाय करते हैं तो उसमें रेजिडेंसी कब मिलेगी? जब ऑफ प्लान कंप्लीट हो जाएगा, जब पोजेशन मिलेगा। जब पोजेशन मिलेगा, क्योंकि ठीक है। रेजिडेंसी जो ऑफर करता है वो इमिग्रेशन, ओमान इमिग्रेशन, जिसको आरओपी कहते हैं, रॉयल ओमान हम्म। पुलिस। तो ठीक है। उनको चाहिए आपकी टाइटल डीड हम्म। रेजिडेंसी लगाने के लिए। तो जब तक कोई फिजिकल एंटिटी और जिसको एक्नॉलेज करे वहां की गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग, तब तक वो आरओपी जो है वो आपको रेजिडेंसी नहीं दे सकता। ठीक है। तो और भले ही आपका जो पेमेंट प्लान है वो चलता रहे, जैसे 5 इयर्स का पेमेंट प्लान अगर है और 3 इयर्स पे आपको पोजीशन मिल रहा है। नहीं नहीं नहीं, आपको पेमेंट फुल करनी पड़ेगी, अच्छा, यानी कि 5 इयर्स के बाद फिर आपको मिलेगा। क्योंकि हम्म, क्योंकि वो जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है, हाँ। ओनरशिप सर्टिफिकेट, वो उस वक्त तक डेवलपर आपको नहीं देगा जब तक उसकी पेमेंट पूरी नहीं हो जाएगी। राइट। तो जब वो देगा आपको, तब एनओसी मिलेगा आपको डेवलपर की हम्म। तरफ से। ये एनओसी लेके आप जाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन प्लानिंग के पास और उससे कहेंगे कि यार ये मैंने प्रॉपर्टी ली है, ये उसका एनओसी है, मेरे पास मेरे कोई ड्यूज नहीं है, उनके हमने सब हम्म। क्लियर कर दिया। उसकी बेसिस के ऊपर वो आपको एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देंगे ओमान का, ठीक है। उसको मुल्किया कहते हैं, ओनरशिप डॉक्यूमेंट, हम्म। जिस पे लिखा होगा कि आपकी प्रॉपर्टी है, आपका ये नाम है, सारी डिटेल लिखी होंगी। हम्म। ये डॉक्यूमेंट लेके आप जाएंगे और इस पे उस वक्त आपसे टैक्स भी लेंगे वो 3%। लैंड ट्रांसफर टैक्स, ठीक है। उस वक्त हम्म। हम्म। ओमान में कंप्लीशन पे टैक्स लेते हैं, अच्छा। दुबई में बुकिंग पे टैक्स लेते हैं, ट्रांजेक्शन पे लेते हैं, हाँ सही है। बुकिंग पे और लेते वैसे हैं, में ये दुबई में फर्क है। ऐसा है कि आप अगर प्रॉपर्टी लेते हैं तो आपको भले ही प्रॉपर्टी आपकी जो है वो कंप्लीट ना हुई हो, आपको मिल जाता है वीज़ा ना, जो गोल्डन रेजिडेंसी वीज़ा वीजा, है। हाँ, हाँ। अगर 2 मिलियन की प्रॉपर्टी है और हम्म। गोल्डन वीजे के आपने 24% पे कर दिए, 4% डीएलडी, 20% डाउन पेमेंट, तो हम्म। आपको वो गोल्ड। लेकिन वो ये है कि डेवलपर अच्छे होने चाहिए, हम्म। ये थोड़ा सा उनका सिलसिला है, क्योंकि अच्छी ठीक है। बात है। सही है। तो ये चलें, सिलसिला है। अब आप financial education is very important for everybody, especially for the kids who are still at school, because when they grow up and go into the professional lives, if they don't know how to manage their finances, that is going to be a disaster to begin with. I have just published an ebook for the kids aging between 10 and 16 years to understand how they can manage their finances. So when they grow up, they know exactly how to manage their personal finances, because I have broken it down at a very, very basic level. What is money? How can we save? How can we invest? What is debt? How can we use debt? What is credit card? And how we can set ourselves for the financial future when we go into our professional life. So if you are a parent looking for a very simple to use ebook for your kids, click the link below to order the copy for your kids and let me know what you think about that. Let's get back to the video. अब हम आ जाते हैं प्रोजेक्ट्स के ऊपर। तो प्रोजेक्ट्स में जो की एरियाज़ हैं वो बता दीजिए कि कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे इस वक्त ये मार्केट ओपन हो रही है, और इन्वेस्टर फ्रेंडली है कि नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कोई बंदा ले रहा है तो वो अभी फ़िलहाल तो शायद ना रुके वहाँ पे, लेकिन वो उसको रेंट पे चलाने की कोशिश करेगा या उसको एज़ अ शॉर्ट टर्म रेंटल पे चलाने की कोशिश करेगा। अच्छा, दुबई में तो मैंने सुना था कि वहाँ पे कुछ स्पेसिफ़िक एजेंसीज़ हैं, आपको उन्हीं के थ्रू जाना पड़ता है अगर आपने शॉर्ट टर्म रेंटल करना है। यानी कि वो जो क्या कहते हैं ना, होटल होम्स कहते हैं उनको, क्या कहते हैं, अ, हॉलिडे होम्स, बिल्कुल। तो आप, क्योंकि उनके पास लाइसेंस होता है तो आपको उन्हीं के थ्रू जाके एयरबीएनबी को लिस्ट करना होता है। डिपेंडिंग कि तो कितनी प्रॉपर्टीज हैं आपकी। अगर हुँ। 3 या 4 प्रॉपर्टीज हैं तो आप खुद कर सकते हैं, लेकिन अगर 5वीं अच्छा। प्रॉपर्टी है तो फिर आपको हुँ। लाइसेंस भी लेना पड़ेगा, फिर आप ऑपरेटर हुँ। बन जाओगे। ठीक है। तो ऑपरेटर के लिए फिर वो लैंड डिपार्टमेंट से रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो हुँ। वो अपना चार्ज लेंगे, क्योंकि आप तो सही है। बिजनेस कर रहे हैं ना बेसिकली। तो लेकिन 4 तक, अभी मेरी बात हो रही थी किसी से, 4 तक आई थिंक अलाउ किया हुआ उन्होंने। 4 अगर आप खुद मैनेज करना चाहते हैं 4, तो मैनेज कर लें, उसको परेशानी नहीं है। 5वीं नहीं करा अच्छा। सकते। अच्छा। 5वीं का मतलब आपको उसको रजिस्टर कराना, क्योंकि बिजनेस बहुत चल रहा है दुबई में। सही है। तो जब आप इसको टेस्ट करेंगे, मैं मज़ीद इस पे क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी है कि अगर आप रिमोटली यहाँ से बैठ के एयरबीएनबी चलाना चाहते हैं वहाँ पे, तो उसके लिए जो आपको सर्विसेज़ चाहिए होती हैं, क्लीनिंग सर्विसेज़ है, और चेक इन चेक आउट की सर्विसेज़ है, उसके लिए वहाँ पे थर्ड पार्टी कंपनीज़ हैं जिनको आप आउटसोर्स कर सकते हैं, यहाँ से बैठ के आप मैनेज कर सकते हैं। तो ऐसा कोई पॉसिबल है? यार ये मार्केट अभी वहां पे इवॉल्व हो रही है, लोग हुँ। इंडिविजुअली कर रहे हैं। मुझे मतलब इतनी कॉमन चीज नहीं है ये, लेकिन अच्छा। अब मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर मैं उसको डिक करूंगा तो निकल हुँ। आएगा कि देखो ये एक नई कंपनी बन गई है जो एयरबीएनबी को हाँ। कर रही है। मुझे हाँ। इंडिविजुअली का पता है, क्योंकि इससे पहले एयरबीएनबी अलाउ नहीं था
वहां पे ओमान के अंदर। हम्म, और अभी कुछ अरसे पहले इन्होंने खोल दिया है एयरबीएनबी, तो हाँ लोगों ने खुद करने शुरू कर दिए थे। बट ये कि मुझे ये नहीं पता कि कोई इंडिविजुअल कंपनी आ गई है जो कि ये मैनेज कर रही है, बट आएगी जरूर, क्योंकि आएगी वो जरूर, हाँ, क्योंकि वो क्योंकि ये एक सेलिंग पॉइंट है ना। नेचुरली इतने प्रोजेक्ट्स लॉन्च हो रहे हैं कि वो ऑटोमेटिकली इकोसिस्टम है ना ये तो। हम्म, तो वो क्योंकि एक आएगी सेलिंग जरूर। पॉइंट भी है ना, क्योंकि अगर मैं एक फॉरेन इन्वेस्टर हूँ और मैं बाय कर रहा हूँ प्रॉपर्टी वहाँ पे, तो ऑफ कोर्स मेरा जो रिटर्न बनेगा शॉर्ट टर्म रेंटल से वो ज़्यादा बनेगा एज़ कम्पेयर टू जो लीज़ आप साइन करते हैं टेनेंट के साथ। और लेकिन क्योंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स मैं उसको मैनेज नहीं कर सकता, खुद से मैं मैनेज कर नहीं सकता। हाँ ऐसे तो ही है। मुझे वो वहाँ पे कोई बंदा चाहिए या कोई कंपनी चाहिए जो कि क्लीनिंग, सारी चेक इन सर्विसेज, चेकआउट सर्विसेज उसको करता रहे। क्योंकि शॉर्ट टर्म रेंटल तो फ्रीक्वेंट होती है ना, यानी कि हो सकता है कोई बंदा 1 हफ्ते के लिए आया या 2 दिन के लिए आया, तो उसकी चेकआउट पे सारा क्लीन करना, उसकी हाँ हाँ, बेडशीट वो वगैरह, तो टॉवल, सारी प्रोसेस है चीज़ें। पूरा तो अगर आपने इसको स्केल करना है तो आपको फिर इस तरह की कंपनी चाहिए, जो जिनको आप आउटसोर्स कर दें काम, राइट ना? तो ये एक सेलिंग पॉइंट होगा कि अगर इस तरह की कंपनी को आपको मिल जाए, तो आप वो कॉन्सेप्ट बेच सकते हैं फिर ना उनको, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये मार्केट भी अब साथ हुँ, साथ मेच्योर होना अब शुरू हुँ, होगी। और वही एयरबीएनबी के लिए बहुत मैटर करता है कि लोकेशन, उसकी लोकेशन क्या है, बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि जो भी टूरिस्ट आएगा वो एक सर्टेन चीजों को देखने के लिए आएगा। तो आपको हुँ, ये बिल्कुल पिन पॉइंट करना चाहिए कि जी मैं एग्जैक्टली यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बड़ा हुँ, फुटफॉल है, लोग आते हैं, वो करते हैं। तो वो एक अलग थोड़ा सा एक डोमेन है, स्पेशलाइज डोमेन है। तो उसमें फिर हुँ, इंशाल्लाह उसको करते हैं डिस्कस। ठीक है। ठीक है, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। हाँ, अच्छा, हाँ जी, हो गया, नजर आ रहा जी, है? आ रहा है। राइट। अच्छा, बेसिकली तीन एरियाज हैं जहां पे रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। एक तो मस्कत है हुँ, पूरा, हुँ, ठीक है। उसके बाद है दुकुम, ओके। और फिर तीसरा है सलाला। ठीक है। ठीक है, ये तीन जगह जगहें हैं। और अगर मैं इनको समराइज कर दूं तो ऐसे नजर आ जाएगा आपको: हुँ, मस्कत, दुकुम और सलाला। यानी हमने तकरीबन पूरा ओमान ही कवर कर लिया। अच्छा, अब जो ऑब्वियसली जो इस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिविटी हुई हुई है वो मस्कत में हुई हुई है, क्योंकि मस्कत उनका कैपिटल सिटी है। 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो यहाँ रहती है। और ये सारे वो एरियाज हैं जहां पे आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं एज एन एक्सपेक्ट। अच्छा, एक चीज मैं और भी क्लियर करूंगा, वो क्लियर में ही करूंगा कि देखें, ओमान के अंदर ये जो है ना, रेजिडेंसी, फॉरेनर्स आ रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ये कोई नया नहीं हो रहा काम। ये कोई नया काम नहीं हो रहा है। लेकिन उस स्केल पे नहीं हो रहा था पहले। और उनकी अच्छा। उनकी जो रेंज थी ना प्राइसेस वगैरह की, वो काफी हुँ, ज्यादा हाई थी। तो ये पहले से खोल चुके हैं। ये नहीं है कि फर्स्ट टाइम खोल रहे हैं, पहली दफा हुँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा कोई सिलसिला नहीं है। इसलिए यहाँ के जो लॉज हैं दूसरी जगहों से यूएई को निकाल के ज्यादा मेच्योर है। क्योंकि ये पहले से डील कर रहे थे इन चीजों को। हुँ, अब उन्होंने किया है, उन्होंने उसका स्केल बढ़ा दिया है और उसको ऑप्टिमाइज करना शुरू कर दिया। ठीक है। राइट, तो ये मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि दे आर नॉट डूइंग इट फर्स्ट टाइम। ये अच्छा। फर्स्ट टाइमर्स हैं, इनको तो पता नहीं है, ये तो बैक ऑफ कर जाएंगे। ना ना ना, सुल्तान काबूस के दौर से अलाउ किया हुआ था। प्राइसिंग आपने देखी होगी इंटरनेट के ऊपर, जो प्राइसिंग दी हुई थी इन्होंने, वो हुँ, प्राइसिंग हुँ, अब बेसिकली इन्होंने नीचे कर दी है। और अब उसको जो है वो ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, राइट। तो अब इस स्क्रीन के अंदर जो प्रोजेक्ट नजर आ रहे हैं उसमें मैं मोटी मोटी बात करूंगा। सऊदी अरेबिया, ट्रंप ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ यूएस और द वर्ल्ड। ट्रम्प टावर ट्रंप, बन रहा है? आइडा, डार्क ग्लोबल, इनके साथ मिलके यहाँ पे अच्छा। ट्रंप टावर नहीं बन रहा, ट्रंप के विलाज हैं, थर्टी फोर हुँ, हंड्रेड ठीक है। सस्टेनेबल सिटी दुबई, ये सस्टेनेबल सिटी एक दुबई में भी है, सस्टेनेबल सिटी हुँ, शारजा में भी है, सस्टेनेबल सिटी यहाँ पर भी है, सस्टेनेबल सिटी अबू धाबी में भी है। दुबई का डेवलपर है, हुँ, पुराना है, नया नहीं है। मस्कत बे, ठीक है। ईगल हिल्स, अबू धाबी का डेवलपर है। जो हुँ, ईमार का जो सीईओ चेयरमैन है, हुँ, उसकी उसकी कंपनी है ये ईगल हिल्स। अच्छा, अल ख्वार का डाउनटाउन बनने जा रहा है। आप कहना क्या चेंजेस आ हुँ, रहे हैं ओमान में, बताएं ओमान में क्या होने जा रहा है। अच्छा, ओमान में पीस ऑफ दुबई, पीस ऑफ दुबई बनने जा रहा है। हुँ, हुँ, ये देखिए, ये ओमान की हिस्ट्री में पहली दफा 30 to 40 स्टोरीज बिल्डिंग्स बनने जा रही हैं। हुँ।
यानी कि मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर वो क्रिएट कर रहे हैं ना, पहले अब तक वो सारा ट्रेडिशनल था, हिस्टोरिक थी चीज़ें। राइट इन द हार्ट ऑफ मस्कत, जो इस वक्त सिटी सेंटर है ना ओमान मस्कत का, राइट। ये देखिए। ठीक है, ज़बरदस्त। अभी एक व्यू देखिएगा, ये देखें, आपको दुबई जाना है? हम्म। ये साल के एंड में हाँ, लॉन्च होगा। सही। तो इसको हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट 10 ईयर्स की प्लानिंग है इनकी ना? ये नहीं नेक्स्ट, ये एक्सपेक्ट कर, ये तो अब नेक्स्ट ये लॉन्च होगा 3 साल में, मतलब 3-4 साल में कंप्लीट 2030। हम्म। ये कोई इतने लंबे प्लान्स नहीं है इनके, अच्छा। क्योंकि देखें हालात तो अभी अच्छे नहीं है ना। हम्म। पैसे तो अभी चाहिए। हाँ। तो अभी से ये ग्रीन मैंने जो किया हुआ है वो ये रहा, अल खोया डाउनटाउन गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट। सही। ठीक है। माजिद उल फतेम का नाम सुना होगा आपने, सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन 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 यूएई, जिसके सारे सिटी सेंटर्स नहीं है, डेरा सिटी सेंटर, शारजा सिटी हम्म। सेंटर, मिर्दो सिटी सेंटर्स, जो टोयोटा की जो वो है डीलरशिप माजिद उल फतेम के पास है ना, दुबई के अंदर, अच्छा। माजिद उल फतेम उनका प्रोजेक्ट है अल-मौज। हम्म। इस अच्छा, फिर यहाँ आ जाते हैं जबल सिफा, ऑरस्कॉम का नाम सुना होगा आपने। बिल्कुल। ठीक, ये ऑरस्कॉम का प्रोजेक्ट है, ये मुरिया के नाम से, जबल सिफा ये। हम्म। फिर मैंडरिन ओरिएंटल, ईगल हिल्स, दोनों ईगल हिल्स के प्रोजेक्ट्स हैं। फिर मस्कत हिल्स का प्रोजेक्ट है लाविया रेजिडेंस। फिर मस्कत हिल एक ये रॉयल फैमिली है, उनका प्रोजेक्ट है ये पूरा, 18 कोर्स गोल्फ कोर्स। यहाँ पे जो विलास की प्राइसेस हैं वो तकरीबन 1.1 1.2 मिलियन डॉलर्स की हैं। मेरे ख्याल में इसमें वही जो नोबेट कैपिटलिस्ट की वीडियो थी उसमें दिखाया था ना उसने, जो विलास बने मस्कत, हुए थे गेटेड कम्युनिटी के अंदर। जी, वो थी अल-मौज। अच्छा। वो अल-मौज को लेके गया था, समंदर के हम्म। साथ जो बनी हुई है। हम्म। ये दूसरी है कम्युनिटी। और यहाँ पे जो प्राइसेस हैं इनकी, वो मैं ऐसी आपको, मस्कत हिल्स विलास सेल, ये देखें जी, 4,80,000 ओमानी रियाल, 4.5 लाख ओमानी रियाल। तो यहाँ पे ये वाली रेजिडेंसीज हैं सारी। ठीक है। फिर एक और प्रोजेक्ट है ये, और उसके बाद है सुल्तान हेतम सिटी। अब सुल्तान हेतम सिटी जो है वो बेसिकली सुल्तान ऑफ ओमान का अपना प्रोजेक्ट है, और ये अपने पैलेस के बिल्कुल सामने बना रहे हैं। और ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि इसमें 19 नेबरहुड्स होंगे, एक यूनिवर्सिटी है, 39 स्कूल्स हैं, और तकरीबन 20,000 यूनिट्स लॉन्च होंगे यहाँ पे, 20,000। तो ये बिल्कुल एक नया स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। ये ये स्मार्ट सिटी है पूरा, सोलर पैनल्स लगे हुए होंगे, रिसाइकलिंग हो रही होगी, ट्राम चलेगी इसके अंदर। हम्म। अच्छा, हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को टच नहीं किया कि वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की क्या सिचुएशन है, यानी कि बढ़ आपके रही पास। है, बढ़ रही है। मेट्रो, मेट्रो पे काम हो रहा है, मेट्रो हम्म। होने वाली है, उस पे काम हो रहा है। ये अब सब यानी उसी कि आपको डायरेक्शन में जा रहे गाड़ी हैं जो, रखनी लाजमी है आपको ना वहाँ पे, अगर हाँ आपने हाँ, बिल्कुल बिल्कुल घूमना फिरना है तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है लार्जेस्ट प्रोजेक्ट ओमान की हम्म। हिस्ट्री हिस्ट्री का। कोई $10 बिलियन की वर्थ है इसकी, 14 मिलियन स्क्वायर मीटर का प्रोजेक्ट है पूरा ये। हम्म। देखिए ना, तो ओमान ये कर रहा है, तो दे आर नॉट जोकिंग, दे आर वेरी हम्म। सीरियस जो वो कर रहे हैं। तो ये है सिलसिला इसका। अब इसमें जो मैं थोड़ी सी दिखा देता हूँ, ये सुल्तान हेतम की इमेज था, ये सस्टेनेबल सिटी, ये मस्कत बे का है। आपने देखा किस तरह से इंटीग्रेट हुआ हुआ है हम्म। पहाड़ों के साथ। ये अल-मौज है जहां वो लेके नहीं गया था उस वीडियो के अंदर, हाँ। ये वो कम्युनिटी है। ये लाविया रेजिडेंस है मस्कत हिल्स के अंदर, 5 स्टार होटल, जिसके चारों तरफ सारे वो विलास बने हुए हैं, जिसकी प्राइस मैंने आपको दिखाई है अभी। हम्म। ये मैंडरिन ओरिएंटल होटल है। फिर ये मेरा बैकग्राउंड लगा हुआ है, ये आइडा है, हम्म। हैंगिंग स्वीट्स। ये सस्टेनेबल सिटी है, मरीनाज और वो टाउन हाउसेज, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स। ये जबल सिफा है, जो औरस्कम का प्रोजेक्ट है।
और उसको ये तो वही है ना जो मोबाइल की कंपनी थी। जी 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 बिल्कुल वही है, हाँ। बिल्कुल वही है, बिल्कुल वो नजीब सवारिस की कंपनी है ना बेसिकली, तो ही इज अ बिग एंटरप्रेन्योर, तो मल्टीपल बिजनेसेस हैं उसके। हम्म, ये दुकुम का प्रोजेक्ट है, ये एक और स्काईलाइन प्रोजेक्ट है। तो ये हैं वहां के डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट। मैंने थोड़ा सा आपको वो इमेजरी दिखा दी कि हम्म, जो जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो मैं ये मतलब क्योंकि अलमौज वहां मौजूद है ऑलरेडी, तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वो एज गुड एज दुबई है। ठीक और है। पैसा है उनके पास तो नजर आता है वहां पे। राइट। तो अच्छा, प्राइसिंग पे बात कर लेते हैं हम्म। क्विकली। मेरा स्क्रीन तो नजर आ रहा है ना आपको, बिल्कुल अभी। अच्छा, मैंने ये किया था कि लोग पूछ रहे थे ना कितने टाइम में रेजिडेंसी मिलेगी, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, तो मैंने ये कर दिया था। 3 महीने में चाहिए तो $156,000 चाहिए आपको। 8 महीने में चाहिए तो $67,000 चाहिए आपको। 27 मंथ्स में चाहिए तो $135,000 चाहिए आपको। 33 मंथ्स में चाहिए तो 127 चाहिए, और 39 मंथ्स में चाहिए तो $101,000 चाहिए। तो ये आपने टाइम किस हिसाब से बनाया है, थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करें। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ये रेडी टू हम्म, मूव है, अच्छा। 156,000 पे कर दीजिए, 2-3 महीने में रेजिडेंसी मिल जाएगी 3 मंथ आपको में, ठीक है, खरीद के, सही है। ठीक है। हम्म। ये ऑफ प्लान है, चल रहा है, कंप्लीशन हो जाएगा 5-6 महीने के अंदर। अच्छा, समझ गया। तो आपकी रेजिडेंसी जो है वो थर्ड क्वार्टर में हो जाएगी, हम्म। ठीक है। ये 2.25 साल का पेमेंट प्लान है। ये ठीक है। सारे ऑफ प्लान है तीनों, उनके मंथ्स लिखे हाँ, हुए हैं। यानी कि जो पहली लाइन के बाद जितने भी 4 जो लाइंस हैं वो सारी ऑफ प्लान्स हैं, ये सब ऑफ लेकिन प्लान, उनके डिफरेंट वो हैं, वो डिफरेंट स्टेजेस में हैं। ये कुछ डिफरेंस। फ़ौरन अभी कंप्लीट हो रहे हैं, कुछ हाँ 2 साल के बाद, कुछ 3 साल के बाद, ठीक है। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो सही ये है। थोड़ी सी लोगों को क्लैरिटी आ गई कि अच्छा मुझे इतने पैसे देने पड़ेंगे तो कब होगी रेजिडेंसी मेरी, हम्म। तो इतने महीने में रेजिडेंसी होगी, 3 महीने हाँ, में, ये एक 8 इम्पोर्टेंट महीने पॉइंट है क्लैरिफाई करने के लिए कि रेजिडेंसी तभी मिलेगी जब आपके पास लीगल ओनरशिप आ जाएगी प्रॉपर्टी की। और वो एब्सोल्युटली, तभी है कि जब आपका जो भी लोन वगैरह सब पे ऑफ हो चुका होगा। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। अच्छा, अब हम थोड़ा सा जो ओमान को देख लेते हैं, प्राइसिंग उसका। मेसन स्क्वायर में आप जाते हैं, ऑफिस लेते हैं दुकुम के अंदर, जो मैंने वो आपको इमेजरी दिखाई थी उसकी। हम्म। ये प्रोजेक्ट है, ये वाला। इसके अंदर स्टूडियोज भी हैं, ऑफिसेज भी हैं, इसके अंदर अवेलेबल है। तो अगर आप इसमें कोई स्टूडियो लेते हैं तो $77,000 का पड़ेगा आपको, और 8 हम्म। महीने में रेजिडेंसी हो जाएगी, ठीक है। फिर अगर ऑफिस लेना है आपने कोई, क्योंकि मतलब यहाँ पे जो मैप पे आते हैं, मस्कत हिल्स वहां की बड़ी प्राइम लोकेशन है, जिसका मैंने अभी आपको विलास नहीं दिखाए थे, हम्म। उसके पास इनका एक क्लस्टर है बिल्डिंग्स का, यहाँ पे ऑफिसेज अवेलेबल हैं। अच्छा, अब यहाँ की जो का जो फ्यूचर है ना वो बहुत ही ब्राइट है। रीजन ये कि जो सीबीडी है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, वो पुराने शहर से निकल के ना, मथुरा से निकल के हम्म। वो मूव हो रहा है एयरपोर्ट के पास। अच्छा। हाँ, ओमान टेल आ चुका है यहाँ पे, ओमान टेल आ गया है, ये देखें ओमान टेल, हम्म। ओमान टेल आ गया है। ओमान एयर आ गई है, यहाँ ओमान एयर भी है। बैंक मस्कत आ गया है, 5 स्टार होटल्स हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं, देख रहे हैं, मिलिट्री टेक्नोलॉजी कॉलेज वगैरह हम्म। सब। तो ये बहुत ही प्रीमियम एरिया जो है ये उसमें कन्वर्ट हो रहा है। इवन जो एग्जीबिशन सेंटर है ओमान का, वो ये रहा, यहाँ 5 स्टार होटल्स हैं। तो यहाँ पे हम्म। ऑफिस की अपॉर्चुनिटीज आई हुई हैं, जिसका रेंटल वगैरह बहुत अच्छा है, और अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है उसकी। तो अगर ऑफिस में इंटरेस्टेड हैं तो वो ऑफिस मिल जाएगा। फिर अगर सुल्तान ठीक। हेतम सिटी में चले जाएंगे तो यहाँ पे तकरीबन 4 डेवलपर्स आए हुए हैं, 4। हम्म। एक बेड आपको मिलेगा $144,000 का, ठीक है। अगर यूएसडी। यूएस, सारी यूएसडी में। अगर आप जाते हैं टाउन हाउस की तरफ तो $319,000 का पड़ेगा। ये प्राइसेस हाफ हैं दुबई से, यानी हम्म। प्राइस में आपको यहाँ 2 बेड मिलेगा, वहां पे आपको 1 बेड भी नहीं मिलता राइट। दुबई के अंदर। स्टूडियो मुश्किल से मिलता है, वो भी बहुत छोटा। तो छोटा, और ये जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, फिर जो मिल तो जाएगा आपको, लेकिन फिर वो डेवलपर अच्छे नहीं होंगे, हम्म। खाए होगा उन लोगों के साथ। यहाँ पे तो सुल्तान का प्रोजेक्ट है भाई ये। उसका नाम जुड़ा हुआ है ना, तो ऑफकोर्स उसका एक ब्रांड है, ब्रांड है, तो और ऑफकोर्स वो डिलीवर अच्छी क्वालिटी करेंगे। अच्छी क्वालिटी करेंगे, टाइम पे हम्म। करेंगे। इसकी इस हम्म। सुल्तान हेतम का जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसको मिनिस्टर्स मॉनिटर कर रहे हैं, हम्म। इतना क्रिटिकल प्रोजेक्ट है ये। तो ये जो आपको नजर आ रहा है ना सुल्तान हेतम सिटी 1,
सुल्तान हेतम सिटी 2, सुल्तान हेतम सिटी 3 एंड सुल्तान हेतम सिटी 4। 4 डेवलपर्स हैं सुल्तान हेतम सिटी के अंदर ही जो कि प्राइस कंपटीशन में चल रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अभी आपके पास काफी चॉइसेस हैं, पेमेंट प्लान भी डिफरेंट डिफरेंट है, कोई 2.5 साल में दे रहा है, कोई 4 साल में दे रहा है, कोई 5 साल में दे रहा है, कोई 2 साल में दे रहा है, यू नो, वो वैरायटी ऐड अच्छा, ये बताइए कि ये जो प्राइसेस हैं, ये जो रेडी प्रॉपर्टीज़ हैं कंपैरेटिवली उसके क्या ऑन पार हैं, उनसे कम है, उनसे ज़्यादा हैं? रेडी प्रॉपर्टी तो सस्ती है, अच्छा, यानी कि ये इनकी प्राइसेस थोड़ी सी ज़्यादा हैं रेडी प्रॉपर्टीज से। पर स्क्वायर फीट रेट पे होती है ना जज प्रॉपर्टी। 145 OMR पर स्क्वायर फीट का रेट है, ये देखें। तो ये रेडी रेडी प्रॉपर्टी का? प्रॉपर्टी सस्ती है इस वक्त, 166 का है ये सुल्तान हेतम सिटी का एक प्रोजेक्ट, दूसरा 179 का है, तीसरा तो 166 अगर का। किसी ने इमीडिएटली बाय करना है या मूव करना है तो उनको आप क्या रिकमेंड करते हैं कि वो रेडी प्रॉपर्टी की तरफ जाएं? ऑफ कोर्स देखिए, हाँ? अगर किसी को इमीडिएटली चाहिए और उनको मूव होना है, रेजिडेंसी कहने हमें तो जाना ही जाना है, जैसे फर्स्ट टाइम लोग लेबनान से आ रहे हैं या सीरिया से आ रहे हैं, वो कहते हैं भाई मुझे तो निकलना ही निकलना है, मुझे तो अभी अभी चाहिए, तो हाँ। उनके लिए तो ठीक है। लेकिन जो ये देखना चाहते हैं कि यार मुझे 2 साल में मूव करना है, 3 साल में, मैं देख देख के मूव करूंगा, सारे पैसे मैं एक साथ नहीं देना चाहता, मैं ओमान को देखना चाहता हूँ, उनके लिए फिर ऑफ प्लान्स हैं। और वैसे मैं लोगों को रिकमेंड ये कर रहा हूं कि अगर आप ओमान का प्लान बना रहे हैं तो ओमान का प्लान लॉन्ग टर्म बनाइए। ये नहीं कि मैं 6 महीने में चला जाऊंगा, कैसे चला जाऊंगा 6 महीने में? होमवर्क कीजिए, विजिट कीजिए, देखिए, फैमिली मूव करनी है आपने, उसके हिसाब हाँ। से आप आराम से 2-3 साल का प्लान बनाइए, उस हिसाब से ऑफ प्लान बेस्ट है इस वक्त। उसमें फायदा ये भी ना कि पैसे आपके पास है ना सारे, आप किस्तों में हाँ। दे रहे हैं, तो वो कंट्रोल आपके पास मौजूद है पैसों का। हाँ, लेकिन अगर खुदा ना खासा जैसे सिचुएशन है ना लोगों की, भाग जो रहे हैं, ये नहीं नहीं जाना ही जाना है, करना ही करना है, वो तो क्या करें, हाँ। वो फिर उनके लिए बहुत अच्छा आइटम है, लेकिन उनके पास पैसे भी होने चाहिए। राइट। और $2.5 फिर लाख ये का है भी है 2 ना बेड। कि आपने अगर जैसे बुकिंग कर लिए तो ऑफ कोर्स आपने फिर पैसे तो पेमेंट करनी है ना, जो पेमेंट प्लान है उसके ऊपर। अगर आप ऐसे नहीं ही करते तो फिर वो फोरफीट हो जाएगा आपका जो भी डिपॉजिट वगैरह है। फोरफीट तो नहीं होगा, कैंसिलेशन वगैरह पे चला जाएगा, अच्छा। वो तो हर एक का अलग अलग वो होता है ना, कॉन्ट्रैक्ट होगा, एसपीए बनेगा, हम्म। सेल्स एंड परचेज एग्रीमेंट, उसके अंदर चीजें लिखी हुई होती हैं लोगों ने कि भाई हम क्या करेंगे, इतने % काट के वापस करेंगे, फोरफीट नहीं होता। अच्छा। नहीं नहीं नहीं, फोरफीट नहीं। ओमान देखिए छोटी मार्केट है और गवर्नमेंट और हेवीली कंट्रोल्ड मार्केट है, हम्म। वहां पे ये जो डेवलपर काम कर रहे हैं ना, ये दुबई में तो फिर भी थोड़े हैंकी पैंकी डेवलपर्स होंगे, हम्म। यहाँ बहुत मुश्किल है क्योंकि ये छोटी सी मार्केट है, फुल कंट्रोल की हुई है। सही है। इनके पास इतना वॉल्यूम नहीं है ना, तो इनका हम्म। कंट्रोल बड़ा स्ट्रांग है, और ये सारे बड़े बड़े नाम है जो भी मैंने आपको बता रहा हूँ ना। माजिदुल फतेह बहुत बड़ा नाम है यूएई का, फिर ये ईगल हिल्स बहुत बड़ा नाम है, फिर ये राइट। दारुल अरकान है वहां का, सऊदी अरेबिया का डेवलपर, उसकी सिस्टर कंसर्न है डार ग्लोबल। हम्म। ये तो इन्होंने 3400 विलाज लॉन्च किए हैं, तो वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम प्रोजेक्ट है ये सही वहां है। पे। तो ये है सिलसिला। आपके जहन में कोई और सवाल? यही क्वेश्चन थे मेरे सारे ज़्यादातर। और हाँ, बस एक चीज मैं और ऐड करूंगा कि अभी रिसेंटली प्राइस वॉर स्टार्ट हो गई है बड़ी तेजी से, पिछले 2-3 महीने के अंदर, 2-3 अच्छा। महीने के अंदर 3 डेवलपर्स ने लॉन्च किया है। उसमें जो नोटेबल डेवलपर है ना, वो डेवलपर बाहर से आया है। हम्म। पहला डेवलपर है जो बाहर से आया है सुल्तान हेतम सिटी में। पहले जो 3 डेवलपर्स हैं वो ओमानी हैं, तो अच्छा। जैसे ही वो बाहर से आया है उसने हिला दी है पूरी मार्केट। हम्म। तो उसने अपनी प्राइस कम की है प्राइस कंपटीशन के कम लिए? किया है, पीरियड अच्छा। इंक्रीज कर दिया है, हम्म। डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। राइट। तो राइट। इस वक्त सारा ध्यान उधर उस साइड पे लग गया है लोगों का कि भाई उधर उसको कर देखो, क्योंकि वो अच्छा। बाहर से आया है, वो एग्रेसिव है। सही है। और वो बाहर से वो मतलब वो दुबई का डेवलपर है? नहीं नहीं, वो इजिप्ट का लार्जेस्ट डेवलपर है, अच्छा। लार्जेस्ट डेवलपर है। मैंने अभी इसकी रेकी करवाई थी, क्योंकि मेरे नेटवर्क पे लिंक्डइन पे तकरीबन को 250-300 लोग हैं इजिप्शियंस, उनको मैंने मैसेजेस किए थे। मैंने कहा भाई कौन है ये अली सबूर, तो कहने लगा यार ये तो यहाँ का सबसे बड़ा डेवलपर है। तो सबने अच्छा। मुझे आई थिंक 8-10 रिस्पॉन्सेज आ गए मेरे पास, सबने एक्नॉलेज किया कि बड़ा डेवलपर है। जो नेशनल बैंक ऑफ ओमान है उसके 40, नेशनल बैंक ऑफ इजिप्ट जो है उसके 40% शेयर्स हैं। अच्छा। हाँ हाँ, तो अगर कोई है इंटरेस्टेड इस वक्त ओमानी मार्केट में एंटर होने के लिए, तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आई हुई है। और इनके पास तकरीबन कोई $100,000 से लेके $4 लाख $5 लाख तक की
प्रॉपर्टीज मौजूद है, विला भी मौजूद है, टाउन हाउसेस भी हैं और वो भी, अपार्टमेंट और भी है। हाँ, और क्योंकि कोई ओमान में उनको जानता नहीं है तो उन्होंने आके खलबली प्राइसिंग पे, पेमेंट प्लान पे, डिस्काउंट पे वो कर दिए, तो मार्केट गर्म होनी शुरू हो गई है। मुझे बहुत मजा आना शुरू हो रहा है। पिछला साल तो थोड़ा स्लो था, लेकिन अब मुझे लग रहा है ये तो धड़ाधड़ आगे आने वाले हैं। साउथ कोरियन डेवलपर भी आ रहा है कोई, और भी डेवलपर्स की खबरें हैं इस मार्केट में एंटर होने के लिए। मेरे ख्याल में कुछ दिनों में बहरिया टाउन भी आ जाएगा। बहरिया टाउन वो मैनेज कर ले उधर यार, वो तो उनके दूसरे मसाइल में दुबई में तो शुरू कर दिया उन्होंने। हाँ मैं कह रहा हूँ, लेकिन उनके मसले की लेगेसी उनको परेशान करेगी। चलिए इसको फिर रैप अप करते हैं मुस्लिम भाई। नहीं, थैंक यू सो मच। उम्मीद है आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। हाँ, अच्छे खासे मुझे तकरीबन सारे सवालों के जवाब मिल गए, और जो नहीं भी होंगे तो वो हम अगर होगा तो हम इसको नेक्स्ट एपिसोड में कवर कर लेंगे। तो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा, और जो भी प्रोजेक्ट हैं। एक चीज मैं और ऐड करूंगा, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, वो ये करना है कि ये तो अभी जो भी हमने बातें की आपको सब अच्छी लग रही होंगी, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। ओमान के अपने चैलेंजेस भी हैं, डेफिनेटली टीथिंग मार्केट है, चैलेंजेस भी हैं। जो कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं वो वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, तो हर चीज जो है ना वो ग्रीन नहीं है, बिल्कुल ठीक है। उसमें अगर आप किसी ऐसे लोगों के साथ एंटर होते हैं उस मार्केट के अंदर जिनको या तो उस मार्केट का आइडिया नहीं है, या सिर्फ वो उनका एक काम है कि जी बेचो 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 बेचो, तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम्स होंगी, क्योंकि उतनी कंट्रोल मार्केट नहीं है जितनी दुबई है। सही है, तो आप यहां पे अकेले जाके इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि डेवलपर तो आपसे बड़ी खूबसूरत बातें करेगा। इवन जो वहां की जो एजेंसीज हैं जो वहां बेच रही हैं, वो इतनी खूबसूरत बातें करें, क्योंकि अभी एक दो मसले हुए हैं जो जिनमें फंसा हुआ हूं मैं, उन लोगों को मैं बता रहा हूं ये करो ये करो ये करो ये करो। यू नो, एक प्रोजेक्ट था जिसकी ड्यू डिलिजेंस के लिए मैं गया हुआ था, और वो ड्यू डिलिजेंस फेल हो गई उस प्रोजेक्ट की, क्योंकि आपको ये बहुत जरूरी चीज है कि आप अपना पैसा लगा रहे हो तो आपको हर चीज का पता होना चाहिए। तो अब यहाँ पे फिर मेरा रोल बनता है कि मैं आपको अच्छी बातें भी बताऊं, बुरी बातें भी बताऊं, फिर आपको मैं नेविगेट भी कराऊं, फिर मैं कॉन्ट्रैक्ट भी रिव्यू करूं आपके साथ। तो अभी हमने जो कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू किया, इट टुक अ मंथ, एक महीने में जाके हमने उस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया है, टू एंड फ्रो करके, और हमने बड़ी जबरदस्त डील निकाली है अपने एक दोस्त के लिए जो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए। तो ये आपको जो अच्छी सारी बातें मिल रही हैं, वो अच्छी बातें अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन इसके अपने चैलेंजेस भी हैं। लेकिन अगर आप सही लोगों के साथ एंटर होंगे इस मार्केट में तो वो चैलेंजेस आपको फील नहीं होंगे, लेकिन अगर आप सही उस पर नहीं गए तो फिर वो फील होंगे, और फिर आप कहेंगे यार ओमान में तो ये बात कही थी और सारी बातें अच्छी कही जा रही थी। क्योंकि हर जगह ऑफ कोर्स प्रोस एंड कॉन्स होते हैं, और जाहिर सी बात है इधर भी कुछ चीज़ें होंगी जो कि आपको कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अपनी ड्यू डिलिजेंस करें, और ऐसे लोगों के साथ काम करें जिनको एक्सपीरियंस हो, जैसे कि मोहसिन भाई आप खुद हैं, आप काफ़ी इस मार्केट में काम कर रहे हैं, तो आपको इन्स एंड आउट्स पता हैं और चैलेंज पता है जो आप गाइड कर सकते हैं अपने क्लाइंट्स को अच्छी तरह। तो जो भी देख रहे हैं लोग, इस व्यूअर्स, प्लीज़ गेट इन टच विद मोहसिन भाई। आई थिंक ही विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। मैंने डिस्क्रिप्शन में उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दी हैं, तो फील फ्री टू रीच आउट। और कोई और क्वेश्चन होगा तो मुझसे आप लोग कीजिए कमेंट्स में, और हो सकता हो हम उसको दोबारा एक और एपिसोड में कैप्चर कर लेंगे। तो मोहसिन भाई, एनी लास्ट कमेंट? या थैंक यू सो मच ये सारी इंफॉर्मेशन खास डिस्ट्रीब्यूट करने का, फैलाने का, क्योंकि ओवरऑल जब हम स्कैन करते हैं ओमान का ना, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन निकल के आती नहीं है। मेरी पर्सनल लोगों से बातचीत चल रही होती है तो उनको तो पता होता है, लेकिन सबको नहीं पता होता। तो आपने एक बड़ा जबरदस्त प्लेटफॉर्म दिया है जिससे ये बात जो है वहां पे जारी होगी। अगेन, ओमान इज अ वंडरफुल कंट्री। सबसे बेहतरीन चीज वहां के लोग हैं, बहुत ही प्यारे लोग हैं, और जिन जिन लोगों को से मैं बात करता हूँ वहां पे, वो सब मुझे यही बता दें जो रह रहे हैं वहां पे 15-15, 20-20 सालों से, कि सबसे बेहतरीन चीज ओमान की उनके लोग हैं। सो तो एंड आई एम सो हैप्पी कि मैं लोगों को प्रमोट कर रहा हूँ। जबरदस्त। मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस प्लेटफॉर्म। थैंक यू, नो प्रॉब्लम। अल्लाह हाफिज़। Sorry for the interruption, guys. Just wanted to let you know that I also offer one-on-one consulting calls to the individuals who are looking to discuss their financial planning, their investment strategies, their kids' education planning, their immigration moves, as well as the young professionals, because I have been in the tech industry for almost 20 years. So I also offer one-on-one consulting calls to the young professionals who are looking to have their career development discussion with me, and also personal branding as well. So if you are looking to have some sort of an expert opinion, there is a calendar link in the description below.
book a 30 minutes call with me and I will be more than happy to help you out.